बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं प्रोफेसर सैयद मोहम्मद जाहिद आज़म, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। मैं डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल उजा कैंपस के डाउ यूनिवर्सिटी के अंदर मैं काम करता हूँ। आज के लिए जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, रिफ्लक्स डिजीज़ या गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, GERD, GERD। रिफ्लक्स बेसिकली एक अलामत है जो कि आपको ज़ाहिर होती है सीने की जलन की सूरत में, मुंह में कड़वा पानी आना या सीने की भारीपन होना। रिफ्लक्स गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ को हम अगर देखा जाए तो दो तरह से डिवाइड करते हैं, इरोसिव जो है एंड नॉन इरोसिव। इरोसिव का मतलब ये है कि अगर मैं किसी की एंडोस्कोपी करता हूँ और उसके अंदर तेज़ाबियत की वजह से रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ नज़र आती है, वो इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज़ होती है। इसको इस तरह समझ लें कि हमारा जो मैदा है ये एक चर्निंग मशीन या ग्राइंडर की तरह काम करता है कि ग़िज़ा की नाली और मैदे के दरमियान इस जगह पर एक वाल्व होता है जो टाइटली क्लोज रहता है और हमारा मैदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, हेल्प करता है डाइजेशन में। जिस वक्त हम खाना खाते हैं तकरीबन 10 टाइम्स ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है मैदे के अंदर से, जिसकी वजह से उस एसिड सिक्रीट होने की वजह से हमारा जो निज़ाम हज़म में काम करता है। और आपने देखा होगा कि जी उल्टी आती तो क्या होता है, गोश्त वोश्त सब कुछ हमने खाया हुआ होता है वो सब गला हुआ होता है, तो वो गलाता है। इसके साथ साथ मैदा जब विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमें चूरा चूरा कर देता है सारी चीज़ों को। अगर कुछ लोगों को ग़िज़ा की नाली मैदे के दरमियान यहाँ पे जो गैस्ट्रोइसोफेजियल वाल्व कहते हैं, एक वाल्व है जो इनकॉम्पिटेंट हो जाता है, लैक्स हो जाता है, जो थोड़ा सा खुल जाता है, तंग नहीं होता, तो उसकी वजह से जैसे ही मैदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया एसिड ऑफ फूड ऊपर आता है। अगर मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ तो वो एसिड ऑफ फूड ऊपर आएगा और ग्रेविटी की वजह से वापस नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं रात के टाइम सो गया, लेट गया, तो जो मैं ग्रेविटी ऊपर आ रही थी और वापस नीचे जा रही थी, ग्रेविटी नहीं है तो नीचे चला गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब लेट गया मैं तो ये सारा खाना और एसिड ऊपर आ रहा होता है। तो इसीलिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत की शिकायत है, जिसका मतलब ये है कि मैदे में सीने में जलन होना, मुंह में कड़वा पानी आना, मुंह में छाले बनना, ये सारी अलामात हैं रिफ्लक्स डिजीज़ की। इसके अलावा किसी को बहुत ज़्यादा हो तो होर्सनेस ऑफ वॉइस यानी आवाज़ के अंदर थोड़ी सी तब्दीली रूनुमा हो जाती है, आवाज़ जो है थोड़ी सी सख्त या भारी हो जाती है। कुछ लोगों को रिफ्लक्स डिजीज़ के साथ खांसी की शिकायत होती है, तो बाज़ औक़ात उसको रॉन्गली लेबल हो रहा होता है कि ये एज़मा या दमा है। ये दमा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा, लेकिन दमा नहीं होता, बाज़ औक़ात वो रिफ्लक्स की वजह से होता है। आपको इस तरह समझाऊँ मैं कि जी ये सामने नखरा नज़र आ रहा है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं अंग्रेज़ी में, और इसी के पीछे ओसोफेगस या फूड पाइप ग़िज़ा की नाली है। तो ये आगे पीछे इस तरह से दोनों होते हैं, सामने नखरा या ट्रेकिया है, सांस की नाली है, पीछे ग़िज़ा की नाली। जैसे ही स्टमक में बहुत ज़्यादा रिफ्लक्स हुआ तो वो हलक तक आता है, और हलक और उसका रिश्ता इस तरह से कि आगे पीछे, तो वो ट्रिकल करके वो नीचे सांस की नाली में चला जाता है। सांस की नाली में जाने की वजह से स्पैज़म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है फेफड़ों की छोटी छोटी जो हिस्से हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से आपको एक तो सांस नहीं आ रही थी, कभी कभार वीजेस या सीटियों की सी आवाज़ आती है, या मुसलसल कॉफ़ हो रही होती है। तो जिन लोगों को रात में कॉफ़ ज़्यादा होती है उसकी हार्ट डिजीज़ को रूल आउट कर लीजिए, लेकिन उसके साथ एक वजह ये भी होती है कि सीवियर रिफ्लक्स हो रहा है। तो रिफ्लक्स को कैसे बचा जाए, ये तो आपने डायग्नोस कैसे किया जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि सिम्टम्स के सीने की जलन हो रही, सारी चीज़ों हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है कि कैसे इससे बचा जाए या कैसे इसका इलाज किया जाए। देखिए, इलाज जो है 2-3 तरीके से, एक तो आपने अमूमी एहतियात है और दूसरा इलाज है। इलाज के लिए आप कुछ दवाएं दी जाती हैं जो कि एक मुख्तसर अरसे में दी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उम्र भर किसी को दवा पे रखें। यस, कभी कभार सीवियर रिफ्लक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड रिफ्लक्स डिजीज़ होती है, मैं उस पर डिस्कस करता हूँ थोड़ी देर में। तो उसमें तो ये हो सकता है कि आपको लंबे अरसे या हो सकता है नियर लाइफ आपको दवा दी जाए, लेकिन अमूमी तौर पर शॉर्ट टर्म के लिए 6 to 8 वीक्स के लिए दवा दी जाती है, और उसका जो है फाका देखा जाता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि जी हम कैसे इससे बच सकते हैं, किस तरीके से तेज़ाबियत से बचाव किया जा सकता है। उस पर यह कि दे शुड बी 3 hour गैप बिटवीन योर लास्ट मील एंड डायरेक्ट टू बेड, यानी आपने खाना खाने और लेटने में 3 घंटे का वक्फा रखना है। रात के टाइम ख़ास तौर पे हेवी मील आपने लिया, शादी ब्याह से आए, कहीं डाइन आउट किया, तो फ़ौरन ना लेटे, 3 घंटे का वक्फा रखें। अवॉइड चॉकलेट, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग एंड ग्रीसी फैटी मील।
ये 5 चीज़ें हैं, इसके एहतियात करें तो यकीनन अक्सर औक़ात हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में शराब को बहुत बुरा समझा जाता है, सिगरेट नोशी को भी किसी हद तक बुरा समझा जाता है। तो बहुत सारे लोग तो सिगरेट नोशी और शराब नोशी से परहेज़ करते हैं, लेकिन अगर कुछ हज़रात हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करें। दीनी तौर पर भी सही नहीं है और सेहत के लिहाज से भी सही नहीं है। दूसरी जो चीज़ आ जाती है कि ग्रीसी फैटी मील या मुरागन ग़िज़ा, तो तली हुई चीज़ें, घी तेल चर्बी चिकनाहट वाली चीज़ें, कढ़ाई समोसे फ्राइड आइटम, बर्गर ब्रोस्ट, चिप्स फ्राइज़, बच्चे ख़ास तौर पे जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि इसके बाद जिन लोगों को अगर ये रिफ्लक्स है तो वो बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ जो है मैंने बताया कि 3 घंटे का वक्फ़ा खाना खाने और लेटने में। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप खाना खाते हैं तो विग्रसली कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है स्टमक की। इसके साथ साथ 10 टाइम एसिड ज़्यादा सिक्रीट होता है खाना खाने में, खाने के फ़ौरन बाद जैसे ही मैदे में खाना आता है, ताकि उसको फूड को गला सके। तो ज़ाहिर है जब तेज़ाब उसमें ज़्यादा है और आपका ग्रेविटी की वजह से ऊपर आता है, नीचे मैंने जैसे बताया, और आप लेट गए, तो क्या हुआ कि वो जो ग्रेविटी का इफेक्ट है वो ख़त्म हो गया, और साथ साथ तेज़ाब ज़्यादा था आपके मैदे में अभी, क्योंकि 3 घंटे नहीं हुए थे, तो वो आपको तकलीफ़ ज़्यादा करेगा। तो अगर आपका 3 घंटे हो जाएंगे तो वो खाना एब्जॉर्ब हो चुका होगा, आगे जा चुका होगा, तेज़ाबियत भी ख़त्म हो चुकी होगी। तो अगर आप लेटते भी उस टाइम तो वो नहीं होती। जिन लोगों को रिफ्लक्स ज़्यादा होता है उसके लिए ये करें कि सरहाने को ऊँचा करें, ताकि वो ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा बहुत रहे। मैं आमतौर पर अपने मरीज़ों को अमूमी तौर पर ये एडवाइस करता हूँ कि वो 12 इंच ग्राउंड लेवल से ऊपर कर लें। मैं इसको इस तरह से कर सकता हूँ कि सपोज़ ये आपका बेड है और 12 इंच ग्राउंड लेवल ऊपर करना है, तो कंस्ट्रक्शन के जो हमारे दीवारों को कंस्ट्रक्ट करने के ब्लॉक आते हैं, 6 6 4 ब्लॉक खरीदें, 2 इधर लगाएं 2 इधर लगाएं, सो दैट ये सराहने वाली जगह है। तो बेड आपका ऐसा इंक्लाइंड होगा। इंक्लाइंड होने से ये होगा, ऊपर रहेगा इस तरीके से, ताकि ग्रेविटी का इफेक्ट रहे, और वो तज़ाब अगर आता भी है तो वो नीचे गिर जाए जब आप सो रहे हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा या ख़ुद कुछ लोगों ने इस चीज़ को फील भी किया होगा कि अगर आप खाना खा के मुरगन ग़िज़ा खा के आते हैं और लेट जाते हैं और अचानक से रात को आँख खुलती है कि जी सीने की जलन की वजह से, उसकी वजह ये कि रिफ्लक्स, सीवियर रिफ्लक्स हो रहा है, तो उसमें सराहने को ऊँचा करते हैं। एक मिथ ये है कि जी लोग क्या करते हैं कि जी जिन लोगों को रिफ्लक्स हो रहा था सराहना ऊँचा करना तो लोगों को अंदाज़ा है, लेकिन वो 2 या 3 तकिए लगा लेते हैं। तकिए से गर्दन का लेवल सिर्फ ये टेढ़ा होगा और आप अनकंफर्टेबल सुबह को उठेंगे, मसल स्पैज़म में उठेंगे आप। उसके लिए यही बेहतर है कि जी पूरा बॉडी टॉर्च से ऊपर हो। तो उसमें एक तो मैंने बताया कि जैसे कि ब्लॉक लगा सकते हैं आप। इसके अलावा आजकल मुख्तलिफ ब्रांड के, अच्छे ब्रांड्स के जो मैट्रेसेस हैं उसमें एंटी रिफ्लक्स मैट्रेस आते हैं। तकरीबन वो 1/4 ऑफ द बेड होता है। सपोज़ ये बेड है, आपका 1/4 बेड के बराबर ढलान में इस तरह से वो होता है, तो आप वो अपने चादर के नीचे बिस्तर के अंदर लगा सकते हैं, तो वो आपको वही वाला इफेक्ट दे देता है, रिफ्लक्स एंटी रिफ्लक्स मैट्रेस। क्योंकि तकिया सिर्फ गर्दन तक आता है, वो आपकी चूँकि रिफ्लक्स इस जगह तक, यहाँ तक वैल्व है, जब तक ये बॉडी टॉर्स इस तरह से ऊँचा नहीं होगा तो वो आपको तकरीबन 1/4 बेड तक ले आता है। तो इस वजह से उसका रिफ्लक्स इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो 2-3 अच्छे जो ब्रांड, मशहूर ब्रांड हैं पाकिस्तान में, आप उनसे, उनके आउटलेट से ये ऑर्डर पे बन जाते हैं एंटी रिफ्लक्स मैट्रेस, आप वो ले सकते हैं। दवाओं पे आ जाते हैं। दवाएं ऐसी, इसका बेसिक जो दवाओं का है वो ये है कि 2 चीज़ें रिफ्लक्स में, एक होती है मोटिलिटी यानी कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, ताकि जो भी तेज़ाब या खाना ऊपर आ रहा है वो आगे चला जाए, और दूसरी चीज़ ये कि और जो मैदे में जो खाना है वो भी आगे चला जाए। तो प्रो मोटिलिटी एजेंट्स हम कहते हैं, उसमें एक तरह की दवा जिसको हम आइटोप्राइड कहते हैं। ये इसका काम ये है कि कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। इसी तरीके से डॉमपेरिडोन एक किस्म की दवा है, ये दवा जो है ये भी आपकी मोटिलिटी को बढ़ा देती है। इसी तरीके से सिरेटाप्राइड और मुख्तलिफ इसी अक़साम की बहुत सारी दवाएँ हैं। तो बेसिकली ये मोटिलिटी बढ़ाती है ताकि रिफ्लक्स जो है एसिड ऊपर आया वो आगे चला जाए और आपको सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए। इसके बाद फिर कॉर्नरस्टोन थेरेपी है, वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एक क्लास की दवा है जिसका काम ये है कि वो एसिड की सिक्रीशन को जो मैदे में हो रही है उसको सप्रेस कर देती है। जो पीपीआई या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो है एम्प्टी स्टमक ली जाती है, क्योंकि अगर ये हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं उसको, जैसे ही ये कांटेक्ट पे आती है वाटर से तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, इसका इफेक्ट आफाका ज़ाहिल हो जाता है। तो इसलिए तजवीज़ ये है कि जब भी आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेते हैं, ओमप्रोजोल, लैंसोप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल या एसोप्रोजोल, कुछ भी लेते हैं, बहुत सारी और भी इस तरह की दवाएँ हैं। इसके अंदर जो है खाली पेट लें, एम्प्टी स्टमक लेना चाहिए खाना खाने से या नाश्ता करने से आधे घंटे पहले।
कुछ और दवाएं आ गई हैं जो ड्यूल रिलीज प्रिपरेशन के तौर पे है। उसी तरह की डेक्सलेंसोप्राज़ोल कहलाती है वो दवा, जिसमें रिफ्लक्स के लिए वो खासतौर पर अप्रूव हुई है। डेक्सलेंसोप्राज़ोल के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो दो ड्यूल रिलीज प्रिपरेशन कहलाती है। एक जैसे आपने खाना खाया उसके फ़ौरन बाद रिलीज़ होगी और सस्टेन आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होगी। तो जिन लोगों को नाइट टाइम रिफ्लक्स होता है तो उसमें ये कि आप रात के खाने के बाद अगर ले लेते हैं तो एक तो वो इमीडिएट रिलीफ करती है और फिर रात भर आपको सुकून में। कुछ लोगों को जिनको खास तौर पे अचानक रात को सीने में जलन या उससे आपकी आँख खुल रही है या रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है, तजाबियत होती है, तो उन लोगों के लिए डेक्सलेंसोप्राज़ोल एक अच्छी दवा है। कॉम्बिनेशन अक्सर यूज़ करते हैं हम प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर विद आइटोप्राइड या डॉमपेराडोन का, और उसका फ़ायदा ये एसिडिप्राइड का उसका फ़ायदा ये होता है कि ये जो दवाएं हैं ये मोटिलिटी को एक तरफ से कंट्रोल कर रही है, दूसरी तरफ से एसिड सप्रेस कर रही है, और आपकी एसिड सिक्रीशन नहीं होगी और रिफ्लक्स नहीं होगा तो आपके सिम्टम्स कंट्रोल में आ जाते हैं। अमूमी तौर पे 6 हफ्ते से 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट, आमतौर पर 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट दिया जाता है। 2 से 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट प्रो मोटिलिटी एजेंट का दिया जाता है, प्रोकाइनेटिक भी कहते हैं इसको, इसका दिया जाता है। इमीडिएट कभी कभार आपको इमीडिएट रिलीफ के लिए एंटासिड एक किस्म की दवा है वो दी जाती है रिफ्लक्स के लिए। एंटासिड बेसिकली एसिड को महलूल की सूरत में होती है, ये लिक्विड होता है जो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से वेस्ट में टैबलेट्स च्युइंगम्स ओवर द काउंटर मिल रही होती है एंटासिड्स की। सबसे ज़्यादा दुनिया में बिकने वाली चीज़ जो है वो टम्स कहलाती है, जो कि पाकिस्तान में इस वक्त टम्स के नाम से नहीं, बाकी दिक्कत और ब्रांड्स अवेलेबल है। वो भी च्युइंगम बंटीज़ के डाव पे यूज़ हो रही होती है रिफ्लक्स। तो उसके भी 2-3 अक़साम हैं, बहरहाल उसमें डिटेल तवील उसमें नहीं जा रहे, लेकिन ये है कि ये इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि स्ट्रेस एंग्जाइटी, इसके अंदर भी कुछ लोगों का जो रिफ्लक्स है वो बढ़ जाता है, ये जो वाल्व है ये लैक्स हो जाता है स्ट्रेस में। फिर इम्पॉर्टेंट ये कि ओबेसिटी, जो लोग ओबीस हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, स्पेशली ट्रंकल ओबेसिटी, हमारा तोंद निकल आता है, पेट निकल आता है, ट्रंकल ओबेसिटी वाले लोगों के लिए भी चूँकि मैदा वो प्रेशर डाल रहा होता है, ऊपर आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये रिफ्लक्स ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें भी ये कि आप अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करें। सिमिलरली ये देखा गया कि जो लोग हामला ख़वातीन, स्पेशली फुल टर्म प्रेगनेंसी, जो आखिरी 2-3 महीने प्रेगनेंसी की जिस वक्त जो यूट्रस है माँ का वो ऊपर आ चुका होता है, बेबी ऊपर आ रहा होता है, तो वो प्रेशर डाल रहा होता है मैदे पे, जिसकी वजह से रिफ्लक्स आपका बढ़ जाता है। हामला ख़वातीन के लिए ये है कि हर दवा उनके लिए सेफ़ नहीं है, बहुत एहतियात की जाती है उसमें। तो इसके अंदर पेंटाप्रोजोल और लैंसोप्रोजोल ये 2 दवाएं हैं जो कि रिलेटिवली बहुत सेफ़ हैं, इन प्रेगनेंसी वो ले सकते हैं। इसके अलावा एंटासिड है, कैल्शियम कार्बोनेट एंटासिड आता है जो मैंने टर्म्स बताया जैसे, या पाकिस्तान में 1-2 और ब्रांड्स आते हैं वो ले सकते हैं। इसके अलावा एल्जिनेट का सिरप आता है जो आप ले सकते हैं, रिफ्लक्स इमीडिएट रिलीफ के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है ये। जो एल्जिनेट है वो बेसिकली रैफ बना देता है, एक लेयर बना देता है आपके एसिड, ये समझे एसिड का लेयर है, खाना है नीचे, ऊपर एसिड है, उससे ऊपर एक लेयर बना, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शन किया और एसिड ऊपर आया तो एसिड नहीं आएगा बल्कि वो रैफ पहले ऊपर आ जाएगी, जिसको हम एल्जिनेट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर आपको प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर आपको आपके मॉलेज ने तजवीज़ की, इसी तरीके से एक नई दवाई है, नया मतलब दवा से मतलब एक क्लास आई है, ठीक है, जिसमें कि वो भी इस तरीके से काम करती है, लेकिन थोड़ा सा मैकेनिज़्म फ़र्क है। उसकी ब्यूटी ये है कि ये वोनाप्रोज़ोन के नाम से दवा है। इसकी ब्यूटी ये है कि वो आपको एम्प्टी स्टमक लेने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज़्म एक्शन डिफरेंट होता है, वो पोटेशियम चैनल पे काम करती है बजाय हाइड्रोजन पंप के, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको एम्प्टी स्टमक वाला जो मामला है वो नहीं रहता, तो उसका एक एडवांटेज है। लेकिन उमूमी तौर पे फ़र्क तकरीबन उमूमी तौर पे सारी दवाएं 19-20 एक ही, थोड़ा बहुत किसी को एक एज हासिल है तो किसी को दूसरा एज हासिल है। कोई भी आपका मॉलेज जो प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर या वोनाप्रोज़ोन टाइप की दवाएं मॉलेज देता है वो आप लें और पाबंदी करें उसमें, ताकि एक दफ़ा मैदे का वरम सेटल हो जाता है तो आपको चीज़ें रिफ्लक्स बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि आपको एक कोर्स ऑफ थेरेपी दी गई 4 हफ्ते 8 हफ्ते की, और उसके बाद आपको जैसे ही बंद किया वापस हो गया। दिस इज़ द टाइम कि आप अपने मॉलेज के पास जाएँ, उनको बताएं, हो सकता है वो लॉन्ग टर्म थेरेपी दे या आपको रिफ्लक्स के लिए एंडोस्कोपी तजवीज़ की जाती है। कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जो रिफ्लक्स की कॉम्प्लिकेशन क्या, एक मैंने बताया कि एज़मा लाइक सिम्टम, दमा लाइक सिम्टम होते हैं। दूसरी जो मैंने बताया आपको कॉफ, नाइट नॉक्टर्नल कफ या नाइट कफ होती है।
तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये कि सीवियर चेस्ट पेन टाइप की चीज़। समटाइम आप भाग रहे होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, ईसीजी बिल्कुल कराएं क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग है, उस रिफ्लक्स लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, हो सकता है वो ईसीजी करे, ट्रोपोनिक एंजाइम होता है वो करे, और बाकी इवेल्युएशन एग्जामिनेशन करके देखें। अगर वो नहीं है तो मोस्ट लाइकली दिस इज रिफ्लक्स। सीवियर रिफ्लक्स के साथ कभी कभार ऐसा होता है कि ओसोफेजियल अल्सर बनते हैं, जिसको हम इरोसिव रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, और वो एंडोस्कोपी से पता चलता है। तो आपका हो सकता है मान लीजिए आपको तजवीज़ करें एंडोस्कोपी में 2-3 चीज़ें हम देख रहे होते हैं। उसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि एक तो एक हाइटल हर्निया, ग़िज़ा की नाली मैदे के दरमियान जो वाल्व है ये खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि अगर खुला हुआ तो एसिड भी ऊपर आ रहा है, मैदे से खाना भी ऊपर आ रहा है, कभी कभार रोल अप होकर के मैदा भी उसमें ऊपर आ रहा होता है, जिसकी वजह से रिफ्लक्स आपका काफ़ी बढ़ जाता है। तो उस पर आपको अगर बहुत ज़्यादा किसी को बड़ा हाइटल हर्निया तो समटाइम रिफ्लक्स सर्जरी के लिए भी भेज सकते हैं आपके नॉलेज। एंडोस्कोपी का दूसरा मकसद ये है कि कॉम्प्लिकेशंस को देखा जाए। उसमें इसोफेजाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है, वर्म होता है, सूजन होती है ग़िज़ा की नाली में, आमतौर पर नीचे के हिस्से में। कभी कभार बहुत ज़्यादा हो तो उसमें अल्सर्स बनते हैं, कभी कभार वो वही अल्सर डीप हो जाए और कोई छोटी नीचे वेसल जा रही होती है उसको इरोड कर दें, उस तक पहुंच जाए तो आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जिसकी वजह से या तो खून की उल्टी होती है या काले पखाने आते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगर किसी को लॉन्ग टर्म रिफ्लक्स रहता है तो उसके अंदर जो रिफ्लक्स रहता है उसमें ऐसा हो सकता है कि रिफ्लक्स के लिए कि उसकी पेचीदगियों में अल्सर जब बना है तो जब अल्सर हील होता है तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से खाने के निवाला फंसने लगता है आपको। इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको आप इस तरह मिसाल दूँ कि आपने अपने अड़ोस पड़ोस आगे पीछे चलते हुए, ख़ासतौर पर हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बेगिंग बहुत है, तो बेगर्स देखे होंगे जो कि झुलस जाते हैं और उनकी स्किन पकड़िंग हो जाती है, उसकी स्किन सुकड़ जाती है। तो ये बेसिकली हीलिंग का मैकेनिज्म है, जिससे जो एरिया है वो सुकड़ता है। तो जब अल्सर बनता है तो अल्सर हील होता है तो वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, रुकावट बन जाती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा के जो ल्यूमन या जो उसकी नाली थी वो तंग हो जाती है, इसके बाद खाना आपको फंस रहा होता है। बाद वक़्त लोग कहते हैं कि जी खाना खा करके मुझे बहुत सारा एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता है। ये एक ब्लीडिंग होना, काले पखाने आना। काले पखाने क्यों आते हैं? क्योंकि जब एसिड कांटेक्ट में आता है, ब्लड कांटेक्ट में आता है एसिड के, तो वो जेट ब्लैक कलर दे देता है, जिस तरह बाल जैसे शू काले जूते जिस तरह से होता है उतना काला, बिल्कुल स्याह। तो ये ब्लीडिंग की निशानी होती है। तो ये रेड फ्लैग है, इसके लिए फ़ौरन अपने मॉलेज के पास जाएँ। हो सकता है एंडोस्कोपी तजवीज़ करें इमरजेंटली, खून की उल्टी जाए, इमरजेंसी जाएँ और वो देखें कि क्या है। इसके अलावा रुकावट जो दिस अगेन रेड फ्लैग, रुकावट मैंने बताया जैसे कि अल्सर हील होता है तो उसकी वजह से हो सकती है, लेकिन अल्लाह ना करे खुदा न खासा किसी को ट्यूमर होता है, जो भी होता है मैं आपको बताता हूँ। उसमें एक और चीज़ जो हमने एंडोस्कोपी देखते हैं दैट इज़ लॉन्ग टर्म, किसी को सालों साल से रिफ्लक्स अगर चल रहा है, दवाओं पे दवाई छोड़ता है फिर रिफ्लक्स होता है, तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा हुआ है मैदे के अंदर। अगर मैं बताऊँ आपको तो मैदे के अंदर एक झिल्ली है, एक लेयर है जो अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। आपने देखा होगा लोग स्टमक या बट उर्दू में कहते हैं, वो बट खाते हैं। मैदे के अंदर वो बेसिकली गोश्त है, मैदा भी आपका सारा गोश्त गला देता है जो आप खाना खा रहे हैं, खुद नहीं गलता। क्यों नहीं गलता? क्योंकि अल्लाह ताला ने वो झिल्ली रखी हुई जो कि प्रोटेक्ट रखती है आपके मैदे के अंदर पेनिट्रेशन को। अगर ये झिल्ली ख़राब हो जाए किसी वजह से, जैसे हेलिकोबैक्टर पायलोरी एक जरासीम होता है उससे, तो वो अल्सर्स बनते हैं। इसी तरीके से ग़िज़ा की नाली में भी ये जो मैदे वाली झिल्ली है ये ऊपर आ जाती है एज अ प्रोटेक्शन, क्योंकि अल्सर बन रहे थे आपको, तो अल्सर ना बने तो वो मैदे वाली झिल्ली ऊपर आ जाती है। इसको हम ये जो रिप्लेसमेंट होती है, जो चेंज हो जाता है म्यूकोजा, जो लाइनिंग चेंज हो गई, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेजिया, और या इसको बैरेट्स ओस्फेगस भी कहते हैं। और बैरेट्स ओस्फेगस प्री मैलिग्नेंट है, यानी इसमें अगर किसी को मैदे वाली झिल्ली ऊपर आ जाती है उससे आपके सिम्टम्स तो काफ़ी तक कंट्रोल हो जाते हैं, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ खुदा न खासा फ्यूचर डेवलपिंग कैंसर के आगे अगर किसी को बैरेट्स है तो कैंसर होने का खतरा होता है। बैरेट्स कॉम्प्लिकेशन है रिफ्लक्स की, सीवियर रिफ्लक्स की, लॉन्ग टर्म रिफ्लक्स की। तो एंडोस्कोपी के एक और मकसद यही है कि रिफ्लक्स अगर आपको हो रहा है तो बैरेट्स ओस्फेगस को देखा जाए। अगर उस पर तब्दीली रखते हो तो आपका जो एंडोस्कोपिस्ट है, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वो आपकी ओस्फेगस की बायोप्सी लेगा टू रूल आउट। अगर खुदा न खासा बैरेट किसी को आ जाता है तो चूँकि प्री मैलिग्नेंट है, यानी कैंसर बनने का खतरा होता है, तो आपको वो सीक्वेंशियल एंडोस्कोपीज़ के ऊपर रखेगा, वक्फे वक्फे से एंडोस्कोपीज़ करते रहना है ताकि खुदा न खासा वो ना रिफ्लक्स की वजह से ट्यूमर ना बने। इसी तरीके से मैंने बताया रेड फ्लैग है, कभी कभार ट्यूमर की वजह से भी रुकावट होती है, तो इसलिए एंडोस्कोपी। किसी को रुकावट हो रही है, किसी को खाना फंस रहा है और उसको पानी वानी पीना पड़ रहा है, तो उस सूरत में भी आपने
अपने मालिज को ज़रूर दिखाना है। तो बेसिकली जस्ट मैं समराइज़ करता हूँ इस चीज़ को कि रिफ्लक्स डिजीज़ बहुत कॉमन डिजीज़ है, इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉन स्पेसिफिक, कभी कभी हो गया नहीं हुआ, वो वाली चीज़ है उसमें आप एंटासिड जो महलूल होते हैं वो ले सकते हैं, एल्जीनेट ले सकते हैं आप, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के महलूल ले सकते हैं, टैबलेट्स आती हैं, बंटीज आती हैं, वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर है, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हैं जो मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं। नहीं सही हो रहा है, एंडोस्कोपी करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस को देखी जाती है, किसी भी कॉम्प्लिकेशंस है तो उसको उसके हिसाब से इलाज किया जा सकता है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरा ईमेल है zahid.azam@duhs University of Health Sciences duhs.edu.tk, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।